भारत और चीन के बीते 9 महीने से चल रहे विवाद पर एक बहुत बड़ी खबर जो लगातार आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के आगे आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए चीन तैयार हुआ और उसके साथ साथ चीन की सेना पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों से अपने आप को वापस कर रही है। चीन पैंगोंग के फिंगर 8 की पूर्व की दिशा की ओर वापस लौटेगा और भारत अपनी सेना पैंगोंग लेक के फिंगर 3 के पूरब तक रखेगा। अब से कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान स्पष्ट किया कि कैसे भारतीय फौज ने पूरी दुनिया के सामने यह प्रदर्शित किया कि भारतीय फौज में है दम। सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। तो आपने देखा किस तरह से आज भारत ने यह स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया के सामने, खास करके जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई भाषणों में कर चुके हैं कि कोरोना के बाद एक नई व्यवस्था पूरी दुनिया में बहाल हो रही है जिसमें भारत अब अपनी जगह है, जो उसकी राइटफुल जगह है, उसे इख्तियार कर रहा है। इसी संदर्भ में हमें इस घटना को भी देखना चाहिए जहां 9 महीने तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने के बाद आज चीन वापस लौट रहा है। दरअसल इस बात पर भी हमें जोर देना चाहिए कि 18 ऐसे चीन के पड़ोसी हैं जिसके साथ चीन लगातार उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ भी उसने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फौज ने एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि आज चीन को अपने पैर वापस घसीटने पड़ रहे हैं। जनरल जे सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ कमांडर दिन्नी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कमांडर दिन्नी, ये जो घटना है, ये जो फेज्ड वाइज विड्रॉल है, आज चीन की फौज के लिए और चीन की सरकार के लिए कितना बड़ा तमाचा है? देखिए अजय जी, यहाँ पर अभी आज जैसे
रक्षा मंत्री जी ने भी एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया है, और मैं भी ये मानता हूँ कि इस टाइम जब ये एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट चल रहा हो, और जैसे इससे पहले जब 10 बजे के शो में भी हमने ये बात कही थी कि इसमें कोई ज़्यादा इसमें शोर करने की वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा अभी ये कहना। तो इसलिए चीन को एक धक्का ज़रूर लगा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे पहले दिन से आया है कि 8-9 महीने उनको इसलिए लगा कि पब्लिक के एक मन से ये हट के एक ऑनरेबल एग्जिट, जैसे एक शर्मनाक एग्जिट ना हो, एक अपना इज्जत को बचाते हुए किसी तरह से निकल सकते हैं, तो वो उनका प्रयास अभी रहा है। क्योंकि आज की तारीख में आप खुद ही देख लीजिए, भारत में पूरी चर्चा कोरोना और फार्म बिल्स के बारे में है, और चाहे विश्व में यूएस इलेक्शंस और बाकी कोरोना के बारे में जो है वो इलेक्शन, तो आज की तारीख में ये लद्दाख के इशू है जो वो फोकस से हटा है, वही चाहते थे, और इसीलिए उनको धक्का जरूर लगा है। उनको जो भी उनकी जो प्लानिंग थी या स्ट्रेटेजिक गोल्स थे वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये कहना कि उनको तमाचा लगा और उस तरह से जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से आज के दिन में वो ठीक नहीं होगा। यही मेरा एक राय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रिनी कि इसमें कोई शक नहीं है कि शायद हम इस पर बहुत ज्यादा शोर शराबा न करें, लेकिन दरअसल चीन के आक्रामक रवैये को देखकर उसके तमाम पड़ोसी परेशान हैं, और यही वजह है कि भारत का ये स्टैंड लेना बाकी चीन के पड़ोसियों के लिए भी धाड़स बढ़ाने वाला तो होगा ही। जनरल जे सिंह, जिस तरह से अब हम अपनी यथास्थिति पर आ रहे हैं और जो डोमिनेटिंग हाइट्स है उस पर भी हम अपने आप को बहाल रखेंगे, इसकी वजह से अब चीन पर दबाव कितना रहेगा? देखिए, जो मेरा समझ है उसके मुताबिक चीन ने देख लिया है, शायद वो कामयाब होते तो और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते। अब यहां पर उन्होंने 2 मौके ऐसे थे, जैसे डोकलम में हुआ और डोकलम के बाद यहां हुआ, हिंदुस्तानी फौज ने बड़े सतर्क होते हुए बहुत होशियारी से अपना प्रोफेशनल तरीके से काम किया है। ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, ये जो जनवरी 24 को हुआ था दोनों कोर कमांडर का। उन्होंने कई चीजें और भी आपस में मान ली हैं जो अभी तक हमको नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो ये पहला कदम लिया गया है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये शुरुआत जो है आगे पीस और ट्रैंक्विलिटी के अंजाम तक ले जाएगी। दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट तो 1993, 1996, 2005, 2012 में हुई है। उनको अगर अमल में लाया जाए तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पर शांति स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे कुछ 8-10 जगह हैं जहां पर कि दोनों देशों की राय मिलती नहीं है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। तो वहां पर अगर दोनों देशों के फौजें और उनके डिप्लोमेटिक कोर के नुमाइंदे इकट्ठे हो जाएं तो हम उनका भी हल कर सकते हैं शांतिपूर्वक। क्योंकि आपने देखा है इन पहाड़ियों में कुछ रखा नहीं है, लेकिन ये देश की बाउंड्री है, तो बाउंड्री समझते हुए देश की इज्जत होती है। तो अगर दोनों देश इस चीज के बारे में सोचें, और जो 8-10 फ्रिक्शन पॉइंट जो बोलते हैं या डिस्प्यूटेड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उन पे भी हम समझौता इसी तरह से समझौता कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूं हम दोनों देश जो हैं, दुनिया की नजर हम पे है, और जो हम करते हैं वो दुनिया देख रही है। हम 21वीं सदी कही जाती है कि हिंदुस्तान और चीन की सदी है, तो उसमें हम दोनों झगड़ा करते हुए अच्छे नहीं दिखते। और हमने जो फैसला अभी किया है, मैं ये मान के चलता हूं इसमें शाबाश या तारीफ जो करनी है हम दोनों देशों की लीडरशिप को करनी है कि उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया कि हम लड़ झगड़ के कुछ नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत समझदारी का फैसला है जो कि दोनों देशों की सरकारों ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि भारत ने किस तरह से इस फैसले तक पहुंचने में चीन को एक बड़ा झटका दिया। एक छोटा जवाब मनीष मैं आपसे चाहता हूं। जिस तरह से भारत सरकार ने तमाम चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, चीन के कई कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए गए, चीन की कई कंपनियों को हिंदुस्तान में कारोबार करने पर तरह तरह की स्टिफ फाइन्स और उसके साथ साथ पेनल्टीज लगाए गए,
क्या ये आर्थिक प्रतिबंध और आर्थिक लामबंदी भारत के लिए ज्यादा कारगर रही? अजय जी, इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ मिलिट्री प्रेशर, आप ये समझिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के ईस्टर्न लद्दाख के अलावा 3488 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारतीय सेना का डोमिनेशन लगातार बढ़ रहा था और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने थी। दूसरी इसमें बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की इस पूरी नीति की वजह से जो चीन की विस्तारवादी नीति है, दरअसल उस पर रोक लग गई और ये एक्सपेंशनिस्ट जो नीति है उसकी वजह से इंटरनेशनल फोरम पर भारत ने पूरी तरह से चीन को कॉर्नर कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं, एकजुट हैं और इसीलिए वो कॉर्नर होता हुआ दिखाई दिया। और यही वजह है कि जहां इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन हुआ उसके साथ साथ पूरे विश्व ने चीन और पाकिस्तान को कॉर्नर किया और यही इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बिल्डअप हो रहा था। आपको ध्यान होगा जब 28 और 29 अगस्त को मुखपारी से चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से अपने आईसीवीज और टैंक्स को मूव करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने डट का मुकाबला किया और जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट्स कैलाश रेंज पे थी, जिसमें मुखपारी, रेचेनला, कोंकाला, कोगरान नाला, ये पूरा एरिया था, इसको डोमिनेट किया। यहां तक कि डीबीओ, डेप्सांग से लेकर जो बाकी एरियाज हैं उसको भी डोमिनेट किया और यही चीन की बौखलाहट थी। उसके बाद वो लगातार टॉकिंग टेबल्स पर बैठने लगा। मेजर जनरल ल्यूलिन जो कि साउथ शिनजियांग के मिलिट्री कमांडर हैं, वो भी इस बात को कहने लगे, चाइनीज पीएलए की तरफ से कहा जाने लगा कि बातचीत की जाए और उसके बाद इसको हल किया जाए। तो ये एक चीन को रोकने वाली एक्सपेंशनिस्ट नीति के खिलाफ भारत सख्ती से खड़ा हुआ मिलिट्रीली, उसके साथ साथ जो एमईए लेवल पे उसके इंटरनेशनल प्रेशर और ये तीनों ने मिलकर आज वो कर दिखाया जिसकी वजह से 9 पूरे महीने तक स्ट्रगल हुआ। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो 20 भारतीय सेना के वीर जिन्होंने इस गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति हमारे लिए दी थी, दरअसल उन्हीं की वजह से ये मुमकिन हो पाया। और उसके कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान उस बलिदान को कभी नहीं भूल सकता और रक्षा मंत्री ने इस बारे में अपनी बातों को स्पष्टता से आज राज्यसभा के पटल पर रखा भी है। कर्नल गिनी, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम यथास्थिति तो बहाल कर रहे हैं, 2020 के पहले की स्थिति पर भारत और चीन की फौजें होंगी, लेकिन अब हमारी निगरानी की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, खास करके तब जब हम जानते हैं कि चीन अपनी बातों से पलटने में माहिर है। देखिए अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि निगरानी अब पहले से कई ज़्यादा तेज ऑलरेडी हो चुका होगा, उसमें कोई शक नहीं है। और जैसे बोलते हैं कि एक बार जब किसी से धोखा इस तरह से होता है तो अगली बार 100 बार सोच के ही कदम उठाया जाता है। तो मुझे कोई शक नहीं है जो जवान ग्राउंड पे है उनकी जो चौकसी और उनकी जो निगरानी है वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है और वो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। एंड हमारा जो टेक्नोलॉजिकली अभी यूएवीज और बाकी सब चीज़ें हैं जिसके बाद ऐसा कोई हरकत चाइना नहीं कर सकता बिना हमारे नॉलेज के और हमें बिना पता चले। लेकिन ये है कि उनके इंटेंशन, नीयत कभी भी बदल सकते हैं, जैसे आपने सही बताया वो जरूर है, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज भी आज की तारीख में वहां पर है कि चाहे उनकी नीयत किसी भी तरह से बदल जाए, उसका जो एक जवाब देने की आज हालात में आज भारतीय सेना इंक्लूडिंग भारत के वायु सेना जो है वो वहां पर सक्षम है ऐसे कोई भी चीज को फेस करने के लिए। जनरल सिंह, अब एक महत्वपूर्ण सवाल पाकिस्तान के संदर्भ में, हम सब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान को चीन का सक्रिय समर्थन लगातार मिलता रहा है, चाहे वो फौजी उपकरण के बारे में हो, चाहे समर्थन की बात हो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, हर मोर्चे पर। पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा सबक होगा, खास करके तब जब भारत अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए चीन के सामने डटकर खड़ा रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी फौज और फौजें कितनी सक्षम हैं। जब मैं फौज कहता हूं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको मिला के कहता हूं। हम लोग सक्षम हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। हमारे किसी देश के ऊपर हमारे आंख जो है नहीं है। हम चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपने देश की खुशहाली बढ़ाएं, लोगों को आगे ले जाएं। लेकिन अगर कोई बुरा इरादा रखता है तो हम किसी को ये नाकाम काम करने के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी। दूसरी बात, पाकिस्तान, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, दरअसल बाजवा ने ही कहा। जी, मैं क्षमा चाहता हूं जनरल साहब, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है वक्त की पाबंदी की वजह से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही पुख्ता संदेश रखा है कि भारत अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है।
आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को क्या संदेश देंगे आपको दिखाएंगे। बन रही है हमारे साथ।